हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 12 सितंबर 2021 और स्वागत है आपका द संडे एडिटोरियल में, जहां पर हम डिस्कस करते हैं खूब सारा साइंस। अगर आपको इस प्रेजेंटेशन की पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली आईएएस नथिंग एल्स को ज्वाइन कर सकते हो। यहां पर आपको यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से रिलेटेड बहुत सारे रिक्विजिट मटेरियल्स मिल जाएंगे। फटाफट से भागते हैं अपने आर्टिकल की तरफ। आज के न्यूज़पेपर में एज सच बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल कोई है नहीं। यह आर्टिकल तो बिल्कुल डिस्कस करने लायक नहीं है। यहाँ पर दो आर्टिकल्स हैं जिसमें एक एक लाइन का कुछ इन्फॉर्मेशन हम ले सकते हैं। इस आर्टिकल में इम्प्रूव्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम की बात हो रही है। जैसे कि टेक्सटाइल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, वहाँ पर डाई यूज़ होता है। डाई के साथ साथ और भी बहुत बार टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में जैसे कारपेट मैन्युफैक्चरिंग है तो उसको धुलने का काम, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर पानी का यूसेज होता है। और एक बार डाई कलर करने के यूज़ में आ गया पानी, या फिर उसको कारपेट को धुलने के यूज़ में आ गया, उसके बाद उस पानी का क्या होता है, कुछ भी नहीं हो पाता है। उसको हम लोग फिर वैसे ही नाली में बहा देते हैं या फिर कनेक्ट कर देते हैं किसी भी रिवर सिस्टम के आसपास में। तो उनको कभी भी हम लोग ट्रीट नहीं करते थे प्रॉपर। मतलब ऐसा ट्रीटमेंट अगर होता भी था तो इतना कॉस्टली होता था कि उसको हम लोग रीयूज़ नहीं कर पाते थे। इसमें इन्होंने क्या किया है कि एक ऐसा आसान प्रोसेस निकाला है जो कि कन्वेंशनल प्रोसेस से बहुत डिफरेंट है, और 50% कॉस्ट आएगी इसकी ट्रीटमेंट की। और उससे हम लोग ऐसे डाई वाले जो भी वेस्ट वाटर हैं उनको हम ट्रीट कर सकते हैं। दूसरा वाला आर्टिकल यहाँ पर है जो कि हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट गाइडलाइंस को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की बात करता है। तो WHO ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं अपने कुछ ट्रीटमेंट गाइडलाइंस को लेके। हाइपरटेंशन क्या है, मतलब कि एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मल हम लोग देखते हैं, जब हम लोग ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं तो उसमें आपको पता होगा दो रीडिंग्स आती हैं, एक सिस्टोलिक आती है और एक डायस्टोलिक आती है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की रीडिंग अप्रॉक्सीमेटली ऐसा बोला जाता है कि 120 और 80 mm ऑफ Hg के आसपास होनी चाहिए। ये एक आइडियल या फिर एवरेज पर्सन का ब्लड प्रेशर है। बट ये जब काफ़ी बढ़ जाए, मान के चलो कि सिस्टोलिक या डायस्टोलिक इसमें से कोई भी, जैसे डायस्टोलिक है ये 100 प्लस हो जाए, या फिर सिस्टोलिक है ये 140 प्लस हो जाए, 160 के रेंज में आ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या है, ये हाइपरटेंशन का इशू है। हाइपरटेंशन में आपकी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाती है, और ये केवल ऐसा नहीं है कि आपके हार्ट को परेशान करेगा, ओवरऑल इससे बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। इससे हार्ट का डिसीज़ तो होगा ही, साथ ही साथ आपके ब्रेन, आपके किडनीज, ब्लड वेसल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर ये प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब आपके कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी कम हो जाएगी, या फिर ब्रेन स्ट्रोक्स आ सकते हैं, हार्ट फेलियर तो हो ही सकता है, किडनी डिसीजेस भी हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर हम लोग हाइपरटेंशन से रिलेट करके देखते हैं, और यहाँ पर अगर हम ये बोलें कि अप्रॉक्सीमेटली 1.4 बिलियन लोग हैं जो कि हाइपरटेंशन के शिकार हैं इस टाइम पूरे विश्व में, तो एक बड़े नंबर में लोगों को हाइपरटेंशन हुआ है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि इन सब चीज़ों को अगर सही करना है तो हमें कुछ हेल्दी लिविंग हैबिट्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा। हेल्दी लिविंग हैबिट सबको पता होता है वैसे तो, कि आप अगर टेंशन ज़्यादा ले रहे हैं तो उसको कम कर दें। पहली बात, सॉल्ट का इंटेक कम कर दें, फ्रूट्स और वेजिटेबल का कंजम्पशन बढ़ा दें, अल्कोहल लेते हैं तो बंद कर दें या फिर बहुत ही लिमिटेड लें। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी, बॉडी वेट आपका प्रॉपर होना चाहिए, BMI अपना हमेशा चेक करते रहें, वाटर कंजम्पशन एडिक्वेट रखें, स्लीप बहुत अच्छी होनी चाहिए, लगभग 7.5 घंटे की स्लीप एक एवरेज पर्सन की होनी चाहिए। स्ट्रेस रिडक्शन वाली जो भी चीज़ें हो सकती हैं उनको आप अपने लाइफ में लेके आओगे, योगा वगैरह कुछ भी कर सकते हो आप। तो यहाँ पर WHO की गाइडलाइन क्या थी, मैं आपको एक बार उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि इतना ही, मतलब आप एक हेल्दी लिविंग हैबिट्स के बाद भी हो सकता है जब आपको एक बार हाइपरटेंशन हो जाए तो ये सही ना हो, उसके लिए आपको अलग से कुछ ड्रग्स वगैरह भी लेने पड़ सकते हैं। अब वो ड्रग वाले ट्रीटमेंट जो होते हैं वो उसको क्विक करना बहुत ज़रूरी है, मतलब जल्दी स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले के कंडीशंस में और अभी जब ये रिसेंटली ये गाइडलाइंस फ्रेम हो रहे थे तो इसमें बोला गया कि भाई इसमें बहुत सारे टेस्ट हमें कंडक्ट करने पड़ेंगे। मतलब कि केवल हम लोग ये देखें कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उसको हाइपरटेंशन है, या फिर बहुत सारे हम लोग दूसरी चीज़ों को भी अपने संज्ञान में लें, जैसे कि उसका एज क्या है, जेंडर क्या है, स्मोकिंग स्टेटस क्या है, बॉडी मास क्या है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ कुछ है कि नहीं, डायबिटिक तो नहीं है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल का प्रोफाइल कितना है। लेकिन इन सबको करने में टेस्ट में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो गाइडलाइंस में इसको ईज़ कर दिया गया कि ठीक है, हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर क्विक होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके चलते हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई एक बेसिक मेडिसिन है, उस बेसिक मेडिसिन से हम स्टार्ट तो कर देंगे, और साथ ही साथ उनको हम लोग बोलेंगे, जैसे बेसिक मेडिसिन इन्होंने बोला एम्लोडिपाइन, इसको यहाँ पर मैं लिख के देखता हूँ, हालांकि ये सब याद नहीं करना है आपको, एम्लोडिपाइन है ये।
तो एम्लोडिपाइन मेडिसिन स्टार्ट कर दो, ये कुछ नहीं है, बस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है एक तरीके से। तो इसको ये लोग यूसेज में देना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद सारे टेस्ट वगैरह कंडक्ट कराते हैं और फिर थोड़ा सा और अच्छे ट्रीटमेंट्स करते हैं। और अगर फिर भी समझ में आता है कि नहीं ये थोड़ा सीरियस केस है, तो एक मेडिसिन आती है थायाजाइड। तो थायाजाइड वाले मतलब बहुत सारे मेडिसिन आते हैं, उनको फिर ये लोग देना स्टार्ट करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट उतना हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। इस पूरे सेक्शन में एक चीज़ बहुत और भी अच्छी बोली गई है कि अगर हम लोग ऐसे ही ट्रीटमेंट गाइडलाइंस को सिंप्लीफाई कर दें, केस टू केस हम लोग बता दें कि भाई ये वाला सिचुएशन है तो ऐसे करना है, ये सिचुएशन है तो ऐसे करना है, अगर एक गाइडलाइन WHO ने जारी कर दिया है तो इससे डॉक्टर्स को भी रिलीफ मिलेगा। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए डॉक्टर के पास जाएं। नॉन फिजिशियंस जैसे कि नर्सेस हैं, फार्मासिस्ट हैं, जो कि ड्रग ट्रीटमेंट दे सकते हैं हाइपरटेंशन का, तो उनके पास भी अगर हम लोग प्रॉपर ट्रेनिंग पहुंचा देते हैं तो वो लोग भी इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। टेली मॉनिटरिंग के ज़रिए हम लोग काफ़ी कम्युनिटी हेल्थ को बचा सकते हैं। और हेल्थ चूँकि एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये केवल आपके हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से ही नहीं, बल्कि आपकी किडनी, ब्रेन, ब्लड वेसल्स, बहुत सारी चीज़ों का डिसीज़ का कारण बन सकता है। तो इसीलिए इसको ट्रीट करना थोड़ा ज़रूरी है। तो जो भी गाइडलाइंस आए आगे के टाइम पर भी, तो वो स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक फ्रेम ऑफ एविडेंस पर बेस्ड हो, ऐसे ही सिंपल हो, जिससे कि डॉक्टर्स के अलावा भी अगर ऐसा सिंपल हाइपरटेंशन काइंड ऑफ कोई भी प्रॉब्लम है तो वो ईजिली कोई भी उसको ट्रीट कर सके। तो ये तो आज के आर्टिकल से आ गया, लेकिन आज का जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है कोरोनल मास इजेक्शन। ये एक्चुअल में भी 10 सितंबर को साइंटिस्ट ने एक बहुत ही बढ़िया एक्सपेरिमेंट किया था, उससे बहुत अच्छे रिसर्च सामने आए थे। तो 10 सितंबर को बहुत सारे आर्टिकल्स कोरोनल मास इजेक्शन के ऊपर थे। साइंस एंड टेक के हिसाब से कहीं ना कहीं कोरोनल मास इजेक्शन ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। इस पर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है कि 13 और 14 सितंबर को, मतलब 13 और 14 सितंबर को एक IDMP चैलेंज चल रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने IDMP में 100 सक्सेसफुल डेज कंप्लीट किए हैं और इसका फीडबैक हमारे पास बहुत अच्छा है। तो हमने सोचा है कि इसको हम बाकी लोगों तक भी पहुंचाएंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जिसको भी मन में कोई भी डाउट होगा कि IDMP पता नहीं कैसा है, हमारे काम का है कि नहीं है, उनके लिए हमने IDMP को ओपन कर रखा है 2 दिनों के लिए, 13 और 14 सितंबर को। आप dpp.onlyis.in पर जाके लॉग इन करके स्टोर पे क्लिक करके आप IDMP चैलेंज के अंदर में IDMP को एक्सेस कर सकते हैं 2 दिन के अंदर। आपको इसमें जो भी चीज़ें अगर अच्छी लगती हैं तो 12 से 20 सितंबर तक आप इसको अवेल कर सकते हैं। एक और चीज़ बढ़िया ये है कि हमने अभी संडे को, आज ही 12 सितंबर को प्रज्ञान का एक टेस्ट रखा था। अगर आप प्रज्ञान के टेस्ट में 50, 60 या 70% से ज़्यादा स्कोर लेके आते हैं तो आपको रेस्पेक्टिव डिस्काउंट्स IDMP प्रोग्राम के अंदर मिलेंगे अगर आप ज्वाइन करते हैं तो विन विन सिचुएशन है सभी के लिए। आप एक बार जरूर से एक बार विजिट करिएगा और डेफिनेटली इसको एक बार देखने की कोशिश करिएगा। फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने आर्टिकल की तरफ जो है कोरोनल मास इजेक्शन। इसको आप लोग ऑब्वियसली GS पेपर 3 के इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन से रिलेट कर सकते हो, क्योंकि इसमें इंडियन साइंटिस्ट का एनरोलमेंट काफ़ी ज़्यादा है। ये न्यूज़ में इसीलिए रहा क्योंकि इंडियन साइंटिस्ट अलॉन्ग विथ सम इंटरनेशनल कोलैबोरेटर्स, इन्होंने सन के एटमॉस्फेयर के अंदर जो इरप्शंस होते हैं उसके मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर स्टडी कंडक्ट की है और उससे कुछ नई चीज़ें समझ में आई हैं। एक्चुअल में इन्होंने किया क्या कि नॉर्मली अभी तक हम लोग जो भी यूज़ करते थे उसमें हम लोग कभी भी थर्मल रेडियो एमिशन को नहीं पढ़ते थे। वीक थर्मल रेडियो एमिशन को इन्होंने पढ़ने की कोशिश की, जो भी प्लाज्मा इरप्ट होता है सन के सरफेस से। यहाँ पर एक शब्द जो मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ, कोरोनल मास इजेक्शन, जिसको कि हम लोग आम बोलचाल की भाषा में सोलर स्टॉर्म बोलते हैं, आखिरकार है क्या? कोरोनल मास इजेक्शन पढ़ना काफ़ी आसान है। देखो इसका मतलब समझना आप कि देखो सन का सरफेस जो है इसमें ऐसे बहुत सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स आप बोल सकते हो जो कि हाईली मैग्नेटाइज्ड होते हैं। हमने पहले भी पढ़ रखा है कि प्लाज्मा 4th स्टेट ऑफ मैटर है और इसी का जो एमिशन होता है हाईली मैग्नेटाइज्ड पार्टिकल का सन से इजेक्शन होता है, जैसा भी हमने देखा, उसी को हम लोग बोलते हैं कोरोनल मास इजेक्शन। और ये समझ लीजिए अपने पूरे सोलर सिस्टम में वन ऑफ द हाईएस्ट एक्सप्लोजन होता है। मतलब कि इससे बड़ा एक्सप्लोजन आप कहीं नहीं देख सकते हो। इसीलिए यहाँ पर फ्यूजन रिएक्शन, फिजन रिएक्शन, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं सन के सरफेस पर और इसके अंदर। यहाँ पर इतने हाई टेम्परेचर पर जब एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो जो न्यूक्लियी वाला पार्ट बचता है वो हमें प्लाज्मा के फॉर्म में देखने को मिलता है। एक प्रकार का आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर है। इसके बारे में हमने प्लाज्मा 4th स्टेट ऑफ मैटर पे एक डिफरेंट वीडियो बनाया था संडे एडिटोरियल में, आप लोग चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पर रेडियो टेलीस्कोप और कुछ स्पेस में जो भी टेलीस्कोप्स थे उनके बेसिस पर
एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट और वाइट लाइट के प्रेजेंस में सन को ऑब्जर्व किया गया और वहाँ से वीक थर्मल रेडियो एमिशन को डिटेक्ट किया गया। ये जो वीक थर्मल रेडियो एमिशंस थे, इनसे हमने पता लगाया कि किस हिसाब से ये हमारे यहाँ के जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं या फिर जो हमारे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसको कैसे इंड्यूस कर सकते हैं, उसको कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं और कहाँ तक डिस्टर्ब कर सकते हैं। इवन इसी एक्सपेरिमेंट में इन लोगों ने ये भी समझ लिया कि जो भी सन से ऐसे प्लाज्मा निकल रहे हैं या फिर ये जो सोलर स्टॉर्म बाहर आ रहा है, इनका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट क्या है, इनके वेव्स कैसे ऑसिलेट करते हैं वगैरह वगैरह। यहाँ पर चीज़ों को हम थोड़ा सा और क्लियर समझ सकते हैं अगर हमें सन का कुछ बेसिक पता हो। मतलब कि अगर सन की एनाटॉमी पढ़ी हो हमने, तो हम बहुत क्लियरली उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सन को हम लोग 6 अलग अलग लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें से पहला लेयर जो यहाँ पर आप देख रहे हो कोरोना है, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा ऊपर का पतला लेयर क्रोमोस्फियर, फिर फोटोस्फियर, कन्वेक्शन जोन होते हैं, रेडिएटिव जोन और कोर होता है। यहाँ पर थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। जो सबसे बाहरी ये जो ऑरेंज कलर के लाइट बाहर ऐसे इमिट होते हुए दिख रहे हैं ना आपको, ये एक्चुअल में है कोरोना। ये है अपने वाला कोरोना नहीं, सन का कोरोना है ये। इसका टेम्परेचर सन के सरफेस से ज़्यादा होता है। जब हमने इसको अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में देखा तो हमें ये समझ में आया कि ये ज़्यादा ब्राइटर है, मतलब कि इसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है। ये डार्कर रीजन थे, मतलब जो सन का सरफेस है। तो कोरोना थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर लिए हुए होता है। ये कोरोना के जस्ट अंदर वाला जो लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोस्फियर। क्रोमोस्फियर में ही सारे रिएक्शंस वगैरह हो रहे हैं। और इवन अभी जो हमने एक वीडियो क्लिप देखी थी उसमें बहुत बार ऐसा हो रहा था ना कि प्लाज्मा स्ट्रक्चर में बन रहे थे। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम लोग कीचड़ में कोई पत्थर फेंकते हैं तो वो एकदम से उछल जाता है ना। ये जो छींटे मैं आपको बोल रहा था कुछ ऐसे होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोमिनेंस। एक्चुअल में कभी कभी प्रोमिनेंस ये सन के सरफेस को भी छोड़ के बाहर भाग जाता है और इस टाइम पर पता नहीं कितना मिलियन टन्स ऑफ ऐसा मैटर होता है जो कि मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर तक ट्रैवल करने की कैपेसिटी रखता है। एक्चुअल में जो सोलर स्टॉर्म की हम बात कर रहे थे, ये अर्थ तक पहुंचने में इसको 13 घंटे से 5 दिन तक भी लग सकते हैं। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो दूसरा इसके जस्ट अंदर वाला लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं फोटोस्फियर। इसके जो अंदर का लेयर होता है उसको हम लोग बोल रहे हैं रेडिएटिव जोन। इसके अंदर वाला ये जो रेडिएटिव जोन है ये अंदर इस कोर से ओरिजिनेट होता है और इसको सन के सरफेस तक आने में लगभग 1,70,000 ईयर्स लग जाते हैं। तो ये पूरा सर्कल चलता है। यहीं पर ऊपर यहाँ पर कन्वेक्शन जोन भी आप देख सकते हो। कन्वेक्शन जोन ऐसे रेडिएटिव जोन के जो भी रेडिएशंस होते हैं इनको प्रोपेगेट करता है ऊपर की तरफ। इसी तरीके से कोर जो है वो सबसे अंदर वाला रीजन होता है। इसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो लगभग इतना थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज फ़ारेनहाइट पर होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स एक मिलके यहाँ पर बेसिकली हीलियम बनाते हैं। तो थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन होता है यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज रिलीज हो जाती है, रेडिएशन के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में और सोलर विंड के। यहाँ पर एक चीज़ और हमें समझना पड़ेगा सन के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को। ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है सन के अंदर ये काफ़ी वास्ट होता है और यहाँ पर हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं सन स्पॉट पर। एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे प्लैनेट्स के ऊपर ये हीलियोस्फीयर का एक रीजन होता है जो कि सन की ऐसी चीज़ों से हमें बचाता है। यूजुअली सन में ऐसे प्लाज्मा के द्वारा ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन पर पुश क्रिएट होता है जिससे कि सन एक बहुत बड़ा मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। इसकी एक्टिविटीज़ को हम लोग इस फॉर्म में भी देख सकते हैं कि छोटे छोटे मैग्नेटिक फील्ड एक जगह से दूसरे जगह तक निकलते हैं और यहाँ पर जो सन स्पॉट्स में दिखते हैं वहाँ पर भी हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स हैं जहाँ पर मैग्नेटिज्म बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सन स्पॉट। सन स्पॉट को सिंपली कैसे समझा जा सकता है कि एक ऐसा रीजन है जहाँ पर मैग्नेटिज्म बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है और इसके वजह से ये रीजन थोड़ा कंपेरेटिवली ठंडा है। तो आशा करता हूँ कि अब आपको सोलर एनाटॉमी तो समझ में आ गई होगी। देखो कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में हम बात कर रहे थे जो कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे पावरफुल एक्सप्लोजन है। ये बेसिकली सन के मैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, बट अभी फुली अंडरस्टूड नहीं है कि आखिरकार ये कोरोनल मास इजेक्शन का बेसिक रीज़न क्या है। हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं वैसे तो। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं कि ये जो कोरोनल मास इजेक्शन है हमने देखा कि इसका रोल कहीं ना कहीं मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है और जब बड़े अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड सन से इरप्ट होके दूसरे प्लैनेट्स तक पहुँचता है तो हमारे अर्थ के चारों तरफ तो समझ लो एक बढ़िया सा एटमॉस्फेयर है जिससे कि ये हम लोग सोलर स्टॉर्म को पर्सनली हम लोग अपने ऊपर नहीं देखते हैं। ये ऊपर हमारा एटमॉस्फेयर हमें इन सोलर स्टॉर्म से बचा लेता है।
बट नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे आपको भी पता है कि अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स निकलते होंगे। लेकिन जब ये मैग्नेटिक फील्ड सोलर स्टॉर्म से इंटरेक्ट करता है तो कुछ और ही रीज़न बनता है। यहाँ पर एक जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म की बात हो रही है। जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म का मतलब क्या है कि जब सन वाला प्लाज्मा हमारे प्लैनेट के क्लाउड्स को हिट करता है, तो कुछ पार्टिकल से हिट किया। अब इससे क्या होगा कि अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर जो है, मतलब अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्लाज्मा के अंदर हाई एफिशिएंट एनर्जी होती है वो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम या फिर हमारे अर्थ वाले सिस्टम पर एक्सचेंज हो जाती है। और अर्थ चूँकि इन्वायरमेंट से सराउंडेड है, तो यहाँ पर इंटेंस लाइट का फॉर्म हमें दिखता है ऑरोरास के फॉर्म में। यूजुअली कुछ ऐसा लाइट फिनोमेना देखने को मिलता है। नदर्न हेमिस्फीयर में इसको ऑरोरा बोरियोलिस और सदर्न में इसको ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। यहाँ पे एक मेजर मुद्दा आता है कि क्या ऐसा सोलर स्टॉर्म हमारे इंटरनेट को इम्पैक्ट कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। देखो, अभी तक तो ये हमारे यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन था कि शायद कोई फ्यूचर में हमारे यहाँ पर एलियंस आएंगे और एलियंस हमें हमारे इंटरनेट फैसिलिटी या फिर जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी है इसको बिल्कुल से ख़त्म कर देंगे। बट ऐसी कैपेसिटी तो इन सोलर स्टॉर्म्स में ही होती है। ये जो कोरोनल मास इजेक्शन है वो डेफिनेटली हमारे यहाँ पर इंटरनेट एपोकलिप्स लेके आ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सोलर स्टॉर्म को अर्थ तक पहुँचने में 13 आवर से लगभग 5 डेज तक लग जाता है। जब सबसे पहली बार इसको ऑब्जर्व किया गया था 1859 में, उसके पहले भी होता होगा बट ऑब्जर्व नहीं कर पाते थे। 1859 में ऐसे कोरोना मास इजेक्शन को 17 घंटे लगे थे आने में। 17 आवर्स में ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंच गया था। और उस टाइम पर इसके बाद 1921 में फिर से ऐसा फिनोमेना देखा गया। उस टाइम पर न्यूयॉर्क टेलीग्राफ लाइन बिछी हुई थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई और कोलैप्स हो गई। रेल रोड सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स कोलैप्स हो गए। तो जहाँ जहाँ पर ये इंटरैक्ट कर सकता है, इंटरैक्शन का जो मोड है या तो मैग्नेटिक फील्ड के आसपास होगा या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के आसपास होगा। तो जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं वहाँ पर ये अफेक्ट करता है। एक चीज़ आपको और ध्यान में रखना है कि ये जो सोलर एक्टिविटीज़ हमने अभी बात की, कोरोनल मास इजेक्शन की बात की, इसमें सोलर साइकिल्स चलते हैं। तो अभी जो पीरियड चल रहा है, आपने देखा होगा कि ये जो 3 डिकेड्स मतलब कि 30 साल के आसपास हमारे बीते हैं, इन 30 सालों में ही अप्रॉक्सीमेटली इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है। आप बोल सकते हैं इंटरनेट का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया है और भी हाई एडवांस टेक्नोलॉजी जो गैजेट्स हैं उन सब का यूज़ अभी 20-30 सालों में ही हुआ है। तो ये एक ऐसा पीरियड है जब सोलर साइकिल का लो एक्टिविटी फेज चल रहा है। सोलर साइकिल्स चलते हैं। सोलर साइकिल्स यूजुअली एक छोटा साइकिल चलता है, लगभग 11 साल का होता है। ये 11 साल के इस ड्यूरेशन में साइकिल्स का जो टेम्परेचर है वो हाई एक्टिविटी से लो एक्टिविटी की तरफ चलता है और अगेन हाई एक्टिविटी की तरफ चलता है। एक बड़ा साइकिल होता है 100 ईयर्स का। इस 100 ईयर्स में भी आप देखोगे कि ये हाई और लो एक्टिविटीज़ के फेज़ आते हैं। तो अभी ये जो 20-30 साल बीते हैं ना, ये सन के लो एक्टिविटी के फेज़ हैं। जब भी हाई एक्टिविटी वाले फेज़ आएंगे तो वापस से इस कोरोनल मास इजेक्शन या सोलर स्टॉर्म को हम अच्छे अमाउंट में देख सकते हैं। अब उसके लिए हमें प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा, क्योंकि 1921 में हमने ऑलरेडी देखा कि ये इश्यूज़ आ गए थे। तो अब हम अपने इंटरनेट को कैसे सेव करें? ऐसा बोला जाता है कि अगर अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग ऐसा सोलर स्टॉर्म हमारे पास आ गया तो ये यूएस के अंदर लगभग $7 बिलियन की इकोनॉमी पर नुकसान पहुंचा देगा। इसके लिए हमें शट डाउन स्ट्रेटजी पहले से डेवलप करनी चाहिए। एक्चुअल में हुआ क्या है कि नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसीज ने मिलकर कुछ सिस्टमेटिक प्रोटोकॉल बनाए हैं। एक सोलर स्टॉर्म डिटेक्ट करने के लिए कुछ प्रॉपर गैजेट्स उन्होंने स्पेस में रख रखे हैं, जिससे कि 13 घंटे पहले ही आने से, मतलब ऐसा सोलर स्टॉर्म अगर अर्थ पर आ रहा है तो उसे 13 घंटे पहले ही ऐसे में वार्निंग मिल जाएगी कि सोलर स्टॉर्म आने वाला है। उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें शट डाउन स्ट्रैटेजी को अपनाना पड़ेगा कि बाकी के गैजेट सोलर स्टॉर्म के इम्पैक्ट में आएँ, ख़राब हो, इंटरनेट शट डाउन हो जाए, टेम्प्रेरी ही हो, पावर ग्रिड्स फेल हो जाएं, तो इससे अच्छा है कि हम उन सबको ऑफ कर दें कुछ देर के लिए। तो ऐसे प्रोटोकॉल्स को हम और कैसे इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर इनका इस्तेमाल कैसे हो सकता है, इसके लिए एक प्रॉपर प्रोटोकॉल बनाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि हमारे जो हेल्थ केयर सिस्टम होते हैं वो ऐसे ही पावर और इंटरनेट के बेसिस पर चलते हैं। अगर 13 घंटे या फिर ऐसा कुछ भी एक बड़ा लॉस हमें देखने को मिलता है कि हाँ इतने टाइम ड्यूरेशन पर
कुछ भी नहीं चल सकता। तो उन सब चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे सुधारा जाए, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे डील किया जाए, इन सबको लेके प्रोटोकॉल्स बनाने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। इंडिया के पर्सपेक्टिव में ऐसा बोला जाता है कि देखो, इंडिया जो है वो इक्वेटर के पास है, मतलब ऐसे इवेंट्स मेजरली पोलर रीजन्स में होता है, क्योंकि पोलर रीजन्स पर हमारे जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के मैग्नेटिक फील्ड्स हैं ये ज़्यादा डेंस होते हैं। इसीलिए यहीं पर ऑरोरा बोरियोलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस हमें देखने को मिलता है। जो हमें ऑरोरास दिखते हैं वो हमें पोलर रीजन्स पर ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज़्यादा होती है, और जब सोलर स्टॉर्म यहाँ पर इनके साथ इंटरेक्ट करता है तो यहाँ पर अलग अलग लाइट के फॉर्म हमें देखने को मिल जाते हैं। चूँकि इंडिया पोल से काफ़ी दूर है तो यहाँ पर एशियन क्लाइमेटिक कंडीशन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट स्टिल इसका कोई मतलब मेजरमेंट नहीं है कि कितना बड़ा सोलर स्टॉर्म आगे के भविष्य में आ सकता है और इसका कहाँ पर कितना इफेक्ट हो सकता है। तो इसके लिए ये सब हमें पढ़ने की भी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा रिसर्च अभी और करने की ज़रूरत है। हमें ये पता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग डीप सी में केबल्स बिछाते हैं। आप जिसको नहीं पता होगा मैं बता दूं कि इस पूरे वर्ल्ड लेवल पर ऐसे बहुत सारे केबल्स बिछे हुए हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स बिछे हुए हैं, जिससे कि हम लोग इंटरनेट के ज़रिए डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। यूजुअली अगर हम लोग सेटेलाइट बेस्ड ऐसा कुछ ट्रांसमिशन करते हैं तो उसकी स्पीड मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1 Gbps तक की स्पीड हो सकती है। बट अगर हम लोग ऐसे केबल्स यूज़ करते हैं तो मल्टीपल टेराबाइट्स पर सेकेंड की स्पीड हो जाती है। तो स्पीड मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो है, मतलब इतनी ज़्यादा है कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग कंपोनेंट में, जैसे कि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, मान लीजिए कि ये यूएसए का ये कॉन्टिनेंट है और इसका इधर यूरोपियन का नेशन है, तो इन दोनों के बीच में केबल होगा इस पूरे अटलांटिक ओशन में। सिमिलरली जब आप यहाँ पर आते हो, चाइना के पास है और चाइना से वापस से यूएस में कनेक्टिविटी बननी है, तो इनके बीच में भी सी जो भी है पैसिफिक ओशन है, वहाँ पर भी पूरी केबल बिछी हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया से इंडिया की तरफ, अफ्रीका की तरफ, ये सारी केबल्स बिछी हुई हैं अंदर अंदर सी के। तो इन सब पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही सोलर स्टॉर्म स्ट्राइक करेगा यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड जिनसे इंटरेक्ट करती हैं, तो ये सीधे के कुछ कंपोनेंट्स अर्थ के सरफेस पर आएंगे, और अर्थ के सरफेस पर जो भी अप्लायंसेस ऐसे तरीके से चल रहे होंगे वो डिस्टर्ब सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इन केसेस पे ये जो हमारे सबमरीन केबल्स होते हैं या फाइबर ऑप्टिक केबल्स अंडर सी वाले होते हैं, यहाँ पर जो कि हमारे क्रिटिकल इंटरनेट का बैकबोन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके अलावा रिसर्च ऐसा भी बोलता है कि हम लोग बोल सकते हैं कि भाई हमारा तो फाइबर ऑप्टिक्स है, फाइबर ऑप्टिक में कोई इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी ना पास हो रही हो, तो लाइट पास हो रहा है वहाँ से। तो बोला गया चलो ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स में अगर दिक्कत है तो फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट केबल में तो कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे, लेकिन उनसे कनेक्टेड जो अप्लायंसेस हैं वो तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं। तो मे बी वहाँ पे सोलर स्टॉर्म अगर बहुत स्ट्रॉन्ग नेचर का आ गया तो वो सारे अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वो डैमेज हो सकते हैं। तो इसलिए सोलर स्टॉर्म का क्या फिनोमेना है और कितना ज़्यादा इम्पैक्टफुल ये हो सकता है अपने आने वाले दिनों में, चूँकि 100 साल का ही साइकिल है, तो हम सबके जीवन में ऐसा फेज़ आ ही जाएगा जब हम लोग स्ट्रॉन्ग सोलर स्टॉर्म देख रहे होंगे। तो उस सिचुएशन में इंटरनेशनल लेवल पर क्या प्रोटोकॉल्स बनाने चाहिए, इन सब के ऊपर एक हेल्दी डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। तो आज के आर्टिकल में बस इतना ही था। सोलर स्टॉर्म को आशा करता हूँ अब आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते होंगे। मेंस के व्यू में भी अगर आपको कभी आंसर लिखना होगा तो आप आंसर कर सकोगे। तो आज के डिस्कशन को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।